अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसको समझने से पहले हमको समझ में आना चाहिए कि ग्लैंड्स होती क्या है। ठीक है, तो ग्लैंड्स एक्चुअल में मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मॉडिफाई होकर सिक्रीशन जब करने लगता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, पहली तरह की जो ग्लैंड्स होती है उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और दूसरा इसका टाइप जो होता है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दोनों में क्या फ़र्क है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनके पास अपने सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक भेजने के लिए डक्ट प्रेजेंट होती है, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स। ठीक है, डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स। डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स मतलब इनके पास अपना सिक्रीशन जो भी ये सिक्रीट करती हैं उसको भेजने के लिए क्या प्रेजेंट है, ट्यूब्स, या बोल सकते हैं पाइप्स, या यूँ बोल सकते हैं डक्ट। तो इसलिए इनको बोला है डक्ट बियरिंग ग्लैंड। फॉर एग्जांपल कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हम क्या बोलेंगे, तो जैसे कि लिवर हो गया या फिर सलाइवरी ग्लैंड हो गई। तो लिवर एंड सलाइवरी ग्लैंड दोनों क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इनका सिक्रीशन जो भी होगा इनको जहाँ तक भी भेजना, जहाँ तक भेजना है उस फाइनल ऑर्गन को हम बोलेंगे टारगेट ऑर्गन। तो लिवर के पास या सलाइवरी ग्लैंड के पास क्या है, डक्ट है, और उसी के थ्रू अपना सिक्रीशन ये भेजती है। लेकिन जो हमको यहाँ पर पढ़ना है वो कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इनके पास अपने सिक्रीशन को भेजने के लिए कोई डक्ट नहीं होती है, इसलिए इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स। दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड मतलब इनके पास कोई डक्ट नहीं है, तो फिर इनका सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक कैसे जाएगा? तो ये जो भी सिक्रीशन करेगी वो कहाँ करेगी, ब्लड में करेगी, और ब्लड के थ्रू ये अपना सिक्रीशन कहाँ तक भेजेगी, टारगेट ऑर्गन तक भेजेगी। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हम याद रख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम याद रख सकते हैं थाइमस या फिर थायराइड। ये सब ग्लैंड्स क्या होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस है। इनके पास डक्ट प्रेजेंट है और उसी की हेल्प से सिक्रीशन होता है, इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं है, पर अपना सिक्रीशन ये कहाँ भेज देती है, ब्लड में, और ब्लड की हेल्प से फिर वो जाता है। हम यहाँ पर कौन से पढ़ने वाले हैं अभी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम देख रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी भी होती है उन सब का जो सिक्रीशन है उन सबको मिला के, ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब पहली चीज़ तो हमको यहाँ से क्लियर हो ही रही है कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आएगी, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएगी। पहली चीज़ तो ये क्लियर है अपने को, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो यहाँ आ जाएगी। इनके सिक्रीशन को बोलते क्या है, तो इनका एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसको बोला जाता है हार्मोन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको बोला जाएगा हार्मोन। हार्मोन क्या है, तो जैसे हमने प्लांट के केस में डेफिनेशन बोली थी कि हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वैसे यहाँ भी हम डेफिनेशन बता सकते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन वेरी ट्रेस अमाउंट। हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं बहुत कम अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट, और वो कम अमाउंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो हार्मोन्स एक्चुअल में है क्या, हार्मोन्स आर केमिकल्स विच आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ऐसी कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उनके कौन कौन से हार्मोन होते हैं, उनसे उनके क्या फंक्शन होते हैं, वो यहाँ पर इस टॉपिक में हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम देख रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस। सबसे पहली एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है, ये कहाँ होती है, तो हमने जब ब्रेन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस ब्रेन रीजन में। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं ब्रेन रीजन। फिर इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम क्या है, लोकेशन के अलावा दूसरा इसके बारे में हार्मोन। तो इसके हार्मोन्स जो भी होते हैं उनको बोला जाता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस के हार्मोन है ना, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाएगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऐसे कुछ हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी पर जाके उससे सिक्रीशन कराते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरे या बोलते थे इनको रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते थे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनहिबिशन कराते हैं, मतलब हार्मोन का जो सिक्रीशन ऑलरेडी चल रहा है उसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हार्मोन्स हैं, स्टिमुलेट कराने वाले या रिलीज कराने वाले, उनको हम बोल देंगे रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और दूसरा ऐसे होते हैं जो रोकते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं क्या, इनहिबिटरी हार्मोन्स। हार्मोन सिक्रीशन को रोकते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड
इनहिबिटरी हार्मोन। अब हमसे पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, तो अपन ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हाइपोथैलेमस अगर रिलीज कर रहा है कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन, तो ये रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, उसको ऑर्डर देगा कि तुम ये वाला हार्मोन रिलीज करो, कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज कराएगा, इसलिए तो इनको क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा, अगर इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर पिट्यूटरी के पास जा रहा है, तो मतलब पिट्यूटरी जो ऑलरेडी हार्मोन सिक्रीशन कर रही होगी उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि रोकने वाला हार्मोन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन रिलीज कराना है तो भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। उससे हार्मोन सिक्रीशन रुकवाना है तब भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। दैट मीन्स हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या यूँ बोल सकते हैं रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेट्स एक्टिविटीज ऑफ, एक्टिविटीज की बजाय हम हार्मोन सिक्रीशन भी बोल सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो रेगुलेट्स एक्टिविटीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है, तो हमको पहली यहाँ पर ग्लैंड समझ में आई, हाइपोथैलेमस। तो जितनी भी ग्लैंड्स होती है उन सबके बारे में हमको यही समझना होता है कि उसकी लोकेशन क्या है, एक तो पहले ग्लैंड का नाम, फिर उसकी लोकेशन, फिर उससे रिलीज होने वाला हार्मोन, और फिर उस हार्मोन का फंक्शन। ठीक है, ये चार चीज़ तो सब में आएगी, पर कुछ ग्लैंड्स में पांचवी चीज़ भी आती है और वो है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर या डिसीज। ठीक है, वो भी हम देखते जाएं। अभी हमने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया। सेकेंड जो हम यहाँ पर ग्लैंड पढ़ रहे हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है, तो जब हमने ब्रेन का डायग्राम बनाया था वहाँ पर हमने लोकेट की हुई थी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में ही होती है, तो इसका भी इसीलिए लोकेशन हम क्या लिख रहे हैं, ब्रेन रीजन। ठीक है, इसकी भी लोकेशन क्या है, ब्रेन रीजन। इससे रिलीज होने वाला हार्मोन क्या कहलाएगा, सब में अपने को ये चीज़ याद रखना है, लोकेशन क्या है, हार्मोन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इम्पॉर्टेंट हम याद रखेंगे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कई सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें हम याद रख सकते हैं कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन में शॉर्ट में इसी को क्या बोल देते हैं, GH। अब इसके बारे में पॉइंट समझते हैं अपन। देखो ब्रेन रीजन में है, ये तो क्लियर है, पर इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों बोला जाता है, तो याद रखेंगे स्टिमुलेट करने का मतलब होता है किसी दूसरी ग्लैंड को जाकर हार्मोन सिक्रीट करने के लिए बोलना, या यूँ बोले कि स्टिमुलेट करना। ठीक है, उससे शुरू कराना, उस ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीशन शुरू कराना। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें तो ये है हाइपोथैलेमस। फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि ये है हाइपोथैलेमस, है ना। तो हाइपोथैलेमस पहले कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसको बोल रहे हैं हम रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट में RH लिख दिया अपन ने। अब ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी के पास गया। ठीक है, और पिट्यूटरी को बोला रिलीज करने के लिए एक हार्मोन रिलीज कराया उसने, कौन सा, तो वो कहलाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। हाइपोथैलेमस ने पहले पिट्यूटरी को बोला कि हार्मोन रिलीज करो। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करने के लिए बोला, ये वाला TSH। अब ये लग रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही लग रहा है, मतलब ये कौन सी ग्लैंड पर जाएगा, थायराइड ग्लैंड पर जाएगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड पर पहुंचा। अब थायराइड ग्लैंड से जब पिट्यूटरी ने थायराइड ग्लैंड को बोला कि हार्मोन रिलीज करो, तब थायराइड ग्लैंड ने अपना हार्मोन रिलीज किया जिसको बोला जाता है थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये एक हार्मोन हो गया, मतलब इस हार्मोन को रिलीज करने के लिए ऊपर का पूरा पाथवे बनना जरूरी है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ से, हाइपोथैलेमस ने पहले पिट्यूटरी को बोला, पिट्यूटरी ने फिर ऑर्डर दिया किसको, थायराइड को, तब जाके ये हार्मोन रिलीज हुआ, और जब जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होगा ये अपने काम करना चालू करेगा। अब इससे दो बातें क्लियर होती है, क्या कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बाकी दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करेगी एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट रेगुलेट्स ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बट पिट्यूटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी खुद दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन खुद किसके कंट्रोल में, हाइपोथैलेमस की। ठीक है, देयरफॉर हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज सुपर मास्टर। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज सुपर मास्टर, क्योंकि मास्टर का भी ये मास्टर है। पिट्यूटरी सबको कंट्रोल कर रही है, पर इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस। बात समझ में आ गई। ये याद रखेंगे अपन किसके बारे में, हार्मोन सिक्रीशन के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ऐसे ही दूसरे, अभी तो हमने स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ही देखा, ये थायराइड के केस में देख लिया, ऐसे बहुत से स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है GH, ग्रोथ हार्मोन इज नोन एज GH। ठीक है, ये क्या करता है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल बॉडी ग्रोथ।
किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो जनरल बॉडी ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है वो किस हार्मोन्स के कारण होगा, ग्रोथ हार्मोन के कारण होगा, और वो भी कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी से। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में ये ग्रोथ हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब उसके कारण डिसऑर्डर हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है किसी इंडिविजुअल में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन क्या रह जाए, कम रह जाए। तो इससे रिलेटेड 2 डिसऑर्डर हमको याद रखना। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेस गिगैंटिज्म, ठीक है, गिगैंटिज्म। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेस गिगैंटिज्म। गिगैंटिज्म मतलब जायंट बॉडी हो जाना, क्योंकि ओवर सिक्रीशन हुआ है, जितना ज़रूरत थी उससे ज़्यादा सिक्रीट हो गया है ग्रोथ हार्मोन। तो जायंट बॉडी अगर हो जाती है तो कंडीशन या डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, गिगैंटिज्म, ठीक है। दूसरा, जितनी ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है उससे कम सिक्रीट हो। एक तो क्या बोला हमने, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो ज़्यादा ग्रोथ हो गई, तो बॉडी विल लुक लाइक अ जायंट, ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज गिगैंटिज्म। और अगर ऐसा हो कि जितनी ज़रूरत है उससे कम रह जाए हार्मोन, कम सिक्रीशन हो पाए, ठीक है, तो बॉडी क्या रह जाएगी, डॉर्फ रह जाएगी, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ पर हमने जायंट बॉडी लिखा था, इसके अपोजिट जब कम सिक्रीशन हुआ है ग्रोथ हार्मोन का तो बॉडी क्या रह जाएगी, डॉर्फ। डॉर्फ मतलब बोना रह जाना, ठीक है, तो ये डॉर्फिज्म। तो इसका मतलब यहाँ पर 5वां पॉइंट भी अपने को याद रखना है, ग्लैंड का नाम, लोकेशन, हार्मोन, उसके फंक्शन और डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट आ गए। तो ये 2 ग्लैंड हमने यहाँ पर देख ली, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड जो कि है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या होगी, तो ये भी ब्रेन रीजन में ही लोकेटेड होती है। मतलब ब्रेन रीजन में 3 ग्लैंड लोकेटेड हो गई, ठीक है, एक तो हाइपोथैलेमस, दूसरी पिट्यूटरी और तीसरी पीनियल ग्लैंड, वो भी ब्रेन रीजन में ही लोकेटेड है, ठीक है। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम हम याद रखेंगे मेलेटोनिन, ठीक है। पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, मेलेटोनिन। अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल। और दूसरा हम याद रख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है, एक तो स्लीप वेक साइकिल और दूसरा स्किन पिगमेंटेशन, है ना। अब स्लीप वेक साइकिल का मतलब क्या है, स्लीप वेक साइकिल का मतलब ये है कि हम अगर एक फिक्स टाइम पर सोते हैं, जैसे अगर हम रात को 10 बजे सोते हैं तो हर रोज़ हमको रात को 10 बजे नींद आने लग जाएगी। हम सुबह 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे हमारी नींद खुलने लग जाएगी। तो एक साइकिल जो बन जाता है, पूरी बॉडी का जो साइकिल बन जाता है स्लीप वेक का, वो सब इसी के कारण होता है। दूसरा है स्किन पिगमेंटेशन, हमारी स्किन जो है उस पर जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जिसको मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं, वो भी इस हार्मोन के कारण ही है, ठीक है। तो स्किन पिगमेंटेशन हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो अगली ग्लैंड हमको यहाँ पर दी हुई है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगली जो ग्लैंड है वो क्या है, थायराइड ग्लैंड। इसकी लोकेशन क्या है, तो अब थोड़ा सा नीचे आ जाए अपन। इसकी लोकेशन होती है नेक रीजन में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, नेक रीजन, ठीक है। नेक रीजन में कहाँ, तो फॉर एग्जांपल ये है ट्रेकिया, या जिसको अपन ने बोला विंड पाइप, ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि इस तरह के रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। तो यहाँ पर एक इस तरह की ग्लैंड होती है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं थायराइड ग्लैंड, है ना, यह है थायराइड ग्लैंड। तो इसलिए हमने लोकेशन क्या लिखा है, नेक रीजन, है ना। इससे रिलीज होने वाला जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन, है ना। इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका क्या नाम है, थायरोक्सिन, ठीक है। अब थायरोक्सिन हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका पहला फंक्शन हमको याद रखना है, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ, ये थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, किसी फैट को तोड़ना है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सब्सटेंसेस को तोड़ना या फिर बनाना। तो फैट को तोड़ना है, बनाना है, या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स को तोड़ना है या बनाना है, तो वो किसके अंडर में रहेगा, वो सब इस थायरोक्सिन हार्मोन के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब इसी ग्लैंड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जिसको बोला जाता है गॉइटर, इसी ग्लैंड से रिलेटेड है, वो क्या है, गॉइटर, ठीक है। गॉइटर में होता क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है,
और थायराइड ग्लैंड का साइज अगर बढ़ जाएगा तो हमने ऑलरेडी बोला हुआ है किस रीजन में है, नेक रीजन में, तो नेक रीजन में स्वेलिंग नजर आएगी, ठीक है। तो गॉइटर या इसी को बोल दिया जाता है स्वॉलन नेक, ठीक है, गॉइटर या फिर स्वॉलन नेक। अब होता क्या है इसमें, ये क्यों होता है, तो गॉइटर जो है वो होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। गॉइटर जो है किसी को अगर हुआ है तो वो क्यों होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो कई बार हम टीवी पर ऐड देखते हैं या हमको सजेस्ट किया जाता है कि हमको सॉल्ट जो यूज़ करना चाहिए वो आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, क्यों, ताकि बॉडी को क्या मिलता रहे, आयोडीन मिलता रहे। आयोडीन अगर मिलता रहेगा तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम करती रहेगी, ठीक है। थायरोक्सिन बनाने के लिए ही आयोडीन की ज़रूरत होती है, विदाउट आयोडीन थायरोक्सिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज, ठीक है। तो इसलिए अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट हम कंज्यूम करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जो है थायरोक्सिन प्रॉपर अमाउंट में बनता रहेगा, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होगा, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली जो ग्लैंड है जो कि है पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। जो नेक्स्ट ग्लैंड आती है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। नाम से लग रहा है कि ये भी कहाँ पर है, थायराइड के पास ही है। तो अगली जो ग्लैंड हो गई वो है पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। इसकी लोकेशन सेम हम लिखेंगे, लोकेशन क्या है, नेक रीजन, इसकी लोकेशन भी क्या हो जाएगी, नेक रीजन, है ना। और नेक रीजन में कहाँ, तो हम वापस से वही जैसे डायग्राम बनाया था अपन ने, तो हमने अभी बनाया था कि ये इस तरह से, ये कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। ये तो एक तरफ से देखने पे अपने को ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये ऐसा, तो ये थायराइड ग्लैंड है। अगर इसको पलट दिया जाए, है ना, इसको पलट दिया जाए तो हमको ऐसा दिखाई देगा, ये यही चीज़। इसको अगर अपोजिट साइड से देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके 4 लोब्स होते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये और ये चारों ग्लैंड्स क्या कहलाएगी, पैराथायराइड। ये पूरी तो थायराइड ग्लैंड है, ये तो है ही, पर ये जो 4 स्पेसिफिक लोब्स हैं इनको क्या बोलेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड। और इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको हम बोलेंगे पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन या फिर पैराथायराइड हार्मोन। और इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, PTH, पैराथायराइड हार्मोन या PTH। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ PTH, पैराथायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन है, तो हम याद रखेंगे इसमें, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। बॉडी में जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ से रेगुलेट हो रहा है, इसी से रेगुलेट हो रहा है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ठीक है। तो ये PTH का फंक्शन होगा, मतलब ब्लड में या बॉडी में जो कैल्शियम कम या ज़्यादा होता है वो रेगुलेट करने का काम किसका है, PTH का, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 ग्लैंड हुई, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ रहे हैं वो है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। हमने पहले ब्रेन रीजन की ग्लैंड्स देख ली, फिर नेक रीजन की, अब हम देख रहे हैं और थोड़ा सा नीचे चेस्ट रीजन की। तो थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या है, थोरेसिक कैविटी, या इसको रीजन के हिसाब से हम बोल सकते हैं क्या, चेस्ट रीजन, ठीक है। चेस्ट रीजन में ये ग्लैंड लोकेटेड होती है। और इससे रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इससे जो हार्मोन रिलीज होगा उसको बोला जाएगा थाइमोसिन, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, और उसका हार्मोन क्या हो गया, थाइमोसिन। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करना। तो इट बिल्ड्स अप इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हम बोलते हैं कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम, है ना, इट फाइट्स अगेंस्ट डिसीजेस या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये किसको बिल्डअप कर रहा है, इम्यून सिस्टम को बिल्डअप कर रहा है। मतलब थाइमोसिन हार्मोन अगर रहेगा, बॉडी में सिक्रेट होता रहेगा, तो इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, प्रॉपरली काम करता रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो ये थाइमस ग्लैंड के बारे में होता है। नेक्स्ट हम ग्लैंड की बात करते हैं, वो है पैनक्रियाज, ठीक है। अब हम ऑलरेडी पैनक्रियाज को डिस्कस कर चुके हैं जब हम डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पर। बट पैनक्रियाज इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड, या ऐसा भी बोला जाता है कि पैनक्रियाज इज़ अ कंपाउंड ग्लैंड, या तीसरा इसका नाम बोल सकते हैं, पैनक्रियाज इज़ अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। व्हाई, बिकॉज पैनक्रियाज परफॉर्म्स ड्वेल फंक्शन। इट कैन एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों तरह की ग्लैंड की तरह ये काम कर सकती है, ठीक है। इसका कुछ पोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन होता है और कुछ एंडोक्राइन होता है। तो यहाँ पर पहले तो हम इसकी लोकेशन याद रखेंगे। तो इसकी लोकेशन क्या है, स्टमक के पास में होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया एब्डोमिनल रीजन।
इसकी लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहीं पर लिख देते हैं कि ये एक कंपाउंड ग्लैंड है, ठीक है, कंपाउंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड है ना, कंपाउंड या मिक्स्ड ग्लैंड है। और ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है तो हम उसके बारे में लिख देते हैं परफॉर्म ड्वेल फंक्शन, क्योंकि ये दोनों की तरह काम कर सकती है, तो ये ड्वेल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करने वाली होगी। अगला हम इसमें देख सकते हैं इससे रिलीज होने वाले हार्मोन, कौन से दो हार्मोन इससे रिलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ हम उसका एक्सोक्राइन फंक्शन नहीं देख रहे हैं, यहाँ कौन सा देख रहे हैं, एंडोक्राइन फंक्शन। तो इससे रिलीज होने वाले दो हार्मोन हैं, एक तो है इंसुलिन और दूसरा इससे रिलीज जो होता है हार्मोन वो है ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, है ना। इंसुलिन का नाम हमने सुना हुआ है। अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इंसुलिन ऐसा करता क्या है, इंसुलिन जो ब्लड का शुगर लेवल है उसको नॉर्मल पे रखता है, ठीक है ना। या यूँ बोलें कि अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसको नॉर्मल पे नॉर्मल पे लाएगा, कम करके नॉर्मल पे लाएगा। कौन लाएगा, इंसुलिन लाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को लोअर करता है। तो इसका फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं, इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे इंसुलिन मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करेगा। और इसके अपोजिट ग्लूकागोन क्या करता है, तो अगर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो उसको बढ़ा के नॉर्मल पे कौन लाएगा, ग्लूकागोन। तो इंसुलिन जो है वो बढ़े हुए नॉर्मल, मतलब जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है उसको नॉर्मल पे लाता है, और ग्लूकागोन जो है घटा हुआ जो शुगर लेवल है उसको नॉर्मल पे लाएगा। तो सेम फंक्शन इसका भी है, मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल, मतलब दोनों मिलकर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कर रहे हैं। अब इंसुलिन से रिलेटेड एक डिसऑर्डर का नाम हम याद रखेंगे, कौन सा, डायबिटीज़, ठीक है। तो डायबिटीज़ का मतलब होता है इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल, है ना। बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है, यहाँ पर डायबिटीज़ का मतलब यही है, ठीक है। तो ब्लड में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, क्यों, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का काम है शुगर लेवल को मेंटेन रखना। पर अगर इंसुलिन नहीं है तो क्या हो जाएगी, डिसीज़ कौन सी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तब उस केस में पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ता है ना, ये याद रखना है अपने। तो पेनक्रियास से रिलेटेड हमको ये पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ग्लैंड्स, जो कि है गोनेड्स। गोनेड्स जो है वो मेल में टेस्टिस को बोला जाता है और फीमेल में ये ओवरीज को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अगला देख रहे हैं वो है टेस्टीज इन मेल्स, है ना। ह्यूमन मेल्स में गोनेड्स किसको बोला जाएगा, टेस्टिस को बोला जाएगा। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन, तो टेस्टीज आर लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ठीक है, बिटवीन द लेग्स। तो पेल्विक रीजन उसी को बोला जाता है। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसको क्या बोलेंगे, हार्मोन का नाम होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, है ना। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसके फंक्शन क्या है, मेल के केस में तो इसके दो फंक्शन हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के दो फंक्शन हैं। पहला है स्पर्म फॉर्मेशन, ह्यूमन मेल्स में जो स्पर्म बनते हैं वो फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, है ना। ये पहला फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा या कम रिलीज होगा तो स्पर्म्स नहीं बनेंगे या कम बनेंगे, ठीक है। और अगला आता है रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, है ना, और उनको रेगुलेट कैसे किया जा रहा है या कौन कर रहा है, तो हम नाम तो बोल ही रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। लेकिन होते क्या है ये, तो मेल्स में मॉस्टेस या बियर्ड्स का आना या वॉइस में चेंज होना, मसल डेवलपमेंट, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जो कि एक प्यूबर्टी एज के बाद या एडोलेसेंस एज में जो चेंजेस होते हैं वो सब इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके बारे में आ जाएगा, टेस्टिस इन मेल्स में, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं ओवरीज इन फीमेल्स, है ना, फीमेल्स में ओवरी की बात कर रहे हैं। तो ओवरीज इन फीमेल्स, जैसे यहाँ हमने लोकेशन बोला पेल्विक रीजन, वैसे ही हम यहाँ लोकेशन जो बोलेंगे, है ना, वो अलग होगी, क्या, एब्डोमिनल रीजन। ओवरीज जो है वो एब्डोमिनल रीजन में होती है। ओवरीज आर नॉट आउटसाइड द बॉडी,
ठीक है, दे आर इनसाइड द बॉडी, अब्डोमिनल रीजन में होती है ना। फिर जैसे यहाँ पर हमने हार्मोन बोला टेस्टोस्टेरोन, वैसे यहाँ फीमेल्स के केस में 2 हार्मोन के नाम याद रखना है अपने को। एक तो होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं फीमेल के केस में, तो अलग अलग फंक्शन है। क्या क्या? सबसे पहला फंक्शन है oogenesis, जैसे स्पर्म बनाने की प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वैसे ही फीमेल के केस में क्या होता है, oogenesis होता है। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है। फिर रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है, वो भी इन्हीं हार्मोन का फंक्शन होता है। तीसरा रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होता है वो भी इन्हीं हार्मोन के कारण होता है ना, तो वो भी हम इसी में याद रखेंगे। और लास्ट में सेम फंक्शन जो यहाँ लिखा था अपन ने, रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है। वहीं अगर फीमेल्स में ये रेगुलेशन होगा तो वो कौन करेगा, ये हार्मोन्स करेंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अगर फीमेल में हैं तो वो रेगुलेट इन्हीं हार्मोन से होंगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन किसके हो जाएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के, जो कि फीमेल हार्मोन्स होते हैं, है ना। ये कुछ फंक्शंस हैं, याद रखना है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझ रहे हैं जो कि है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अलग से कोई हेडिंग नहीं दिया है बुक में, लेकिन बताया जरूर है फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है, जैसे एग्जांपल के साथ हम समझ सकते हैं कि ब्लड में शुगर लेवल है, ये ब्लड में शुगर लेवल की हमने रेंज मान ली, है ना। मैक्सिमम इतना हो सकता है शुगर लेवल, ठीक है, और मिनिमम इतना हो सकता है ना। तो इसके बीच में अगर शुगर लेवल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल है। इस रेंज के बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अगर शुगर का लेवल है ब्लड में तो हम बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल है। लेकिन किसी कारण से, ठीक है, किसी कारण से शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया, मान लिया यहाँ तक पहुँच गया, मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो गया, तो अब हमको पता है कि इस बढ़े हुए शुगर लेवल को वापस कम करके नॉर्मल तक कौन लाएगा, तो हमने नाम बोला था, कौन लाएगा, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन लाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि इंसुलिन को सिक्रीट होना चाहिए, तो जैसे ही शुगर लेवल मैक्सिमम से ज़्यादा जाता है तो बॉडी में कुछ सेल्स होती है जो ये डिटेक्ट कर लेती है कि शुगर लेवल बढ़ गया। इसकी इन्फॉर्मेशन किसको मिल जाती है, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को। जैसे ही पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को पता चला कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है, उसको कम करना है, तो पिट्यूटरी फटाफट ऑर्डर दे देगी किसको, पेनक्रियास को, क्या सिक्रीट करने के लिए, यस, इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए। जैसे ही इंसुलिन सिक्रीट हुआ तो वो ब्लड शुगर लेवल क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा, ठीक है। कम कैसे करता है, तो शुगर जो ब्लड में घूम रही है उसको ब्लड में से निकाल के वो सेल्स को ट्रांसफ़र करते जाता है, तो मतलब ब्लड में से वो शुगर हट गई, तो शुगर लेवल क्या हो गया, कम हो गया। कम हो के वापस किस पे आ गया, नॉर्मल पे आ गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा था तभी ब्लड शुगर लेवल क्या हुआ, नॉर्मल पे आया। अगर इसका सिक्रीशन कंटिन्यू रहा तब तो ये तो फिर नीचे ले जाएगा, इसको कम कर देगा। जो काम कीजिए नॉर्मल लेवल का जो है उसको भी वो तो ट्रांसफ़र कर देगा सेल्स में। इसलिए जैसे ही नॉर्मल शुगर लेवल पे आया, जैसे ही इंसुलिन ने ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल किया, वैसे ही इंसुलिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर सिक्रीशन कराना है तब भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और जब सिक्रीशन रोकना है तब भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर किसी हार्मोन का सिक्रीशन को कराना है तब उसको बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, कि हार्मोन सिक्रीशन करो, उसको पॉजिटिव फीडबैक। और अगर रोकना है तो उसको क्या बोला सकते हैं, उसको बोल सकते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये हार्मोन टू हार्मोन वेरी कर सकता है, बट बेसिक चीज़ें यही है, ठीक है, कि इंसुलिन का सिक्रीशन कराना है तो मैसेज भेजो इंसुलिन सिक्रीट होने का, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। अब काम हो गया है, शुगर लेवल वापस नॉर्मल पे आ गया, तब वापस मैसेज भेजो कि अब काम हो चुका है, अब इसका सिक्रीशन बंद करो, तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव फीडबैक। ऐसा हम ग्लूकागोन के लिए भी बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मल शुगर लेवल से डाउन हो गया, ठीक है, जो शुगर लेवल है वो इतना नीचे आ गया, अब इसको बढ़ा के वापस नॉर्मल पे लाना है, तो ये काम किसका होगा, ये काम होगा ग्लूकागोन का, ठीक है। तो जैसे इंसुलिन बढ़े हुए को कम करता है, वैसे ग्लूकागोन कम को बढ़ाकर नॉर्मल पे लाता है। ये भी किसके हिसाब से काम करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक से काम करेगा, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर जो है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसमें हमने नर्वस सिस्टम ह्यूमन बींग का भी देख लिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट देख लिया, और एंडोक्राइन सिस्टम भी देख लिया। थैंक यू।